नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनाव का महाकुंभ। हमारे बीच मेहमानों की श्रृंखला में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शेखर बागोरा जी, जो कि राजनीतिक खबर लिखने के लिए माहिर है। हमारे साथ में महेंद्र सोनगिरा जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों से सीधे सरोकार रखते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं शेखर बागोरा जी की तकरीबन 18,35,000 मतदाताओं वाला है हमारा इंदौर शहर। कांग्रेस ने तो अपना कैंडिडेट तकरीबन 2 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, संजय शुक्ला, कि अगर आरक्षण नहीं बदलता है तो संजय शुक्ला ही हमारे प्रत्याशी होंगे। परंतु भाजपा ने कभी भी अपने कार्ड ओपन नहीं किए कि आखिरकार कौन होगा भाजपा से प्रत्याशी, क्योंकि अब सीट हो चुकी अनारक्षित, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो क्या लगता है कौन होगा वो दमदार व्यक्तित्व जो भारतीय जनता पार्टी का जिम्मा लेगा? भाजपा के लिए मेयर की अगर बात की जाए तो आरक्षण जो है वही रखा गया है जो 2 साल पहले किया गया था। अनारक्षित पूर्व रखा गया है। अनारक्षित वाले मामले में जो पहले भी देखा गया है कि अनारक्षित सीट जब भी हुई है, सामान्य वर्ग को ही उसमें चुनाव लड़ाया गया है। उनको उसका हक भी बताया जाता है, क्योंकि जब पिछड़ा होता है या और दूसरे वर्ग के लिए जब भी सीट आरक्षित हुई है तब उसी कोटे से चुनाव लड़ाया गया है। अब चूंकि ये क्लियर हो गया है कि अनारक्षित हो रहेगा तो सामान्य वर्ग से बीजेपी किसी न किसी को उतारेगी। सामने संजय शुक्ला जो कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, चूँकि वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण है। शहीद शहर में 4 लाख ब्राह्मण वोटर बताए जाते हैं। तो उन 4 लाख ब्राह्मण वोटरों को देखते हुए भाजपा भी कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है कि किसी ब्राह्मण नेता को पर विचार करेगी और उसे अपना उम्मीदवार। महेंद्र सोनगिरा जी, होना भी चाहिए ना, क्योंकि अगर सीट पिछड़ा होती है तो पिछड़ा ही चुनाव लड़ पाएगा। अगर अनुसूचित जाति जनजाति होती है तो उसी जात का व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। परंतु सामान्य वर्ग के लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर सीट सामान्य होती है या अनारक्षित होती है तो ही सामान्य वर्ग से व्यक्ति चुनावी अखाड़े में कूद सकता है। तो कैसे देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग पर ही बटन दबाएगी या फिर अन्य ऑप्शंस की तरफ तलाशेगी? जहाँ तक मुझे लगता है जो इंदौर की सियासी हवाएं हैं ये बड़ी विचित्र हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हम बात करें तो सत्तारूढ़ दल इंदौर को सबसे सेफ सीट मानता है, सबसे सेफ डेस्टिनेशन मानता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंदौर में काबिज होना, यानी कि मध्य प्रदेश की सत्ता का एक बड़ा केंद्र जो है इंदौर है। यहाँ का निर्णय पूरे प्रदेश की राजनीति को बदल सकता है। ऐसे में अब चूंकि आरक्षण की बात निकली है तो अनारक्षित है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो सामान्य वर्ग में ही चेहरे तलाशे जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा नामों पर जाएं तो सामान्य वर्ग से जो नाम दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहला नाम तो बीजेपी के दादा दयालु यानी कि विधायक रमेश मेंदोला। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ब्राह्मण भी है वो न केवल ब्राह्मण है बल्कि एक लोकप्रिय चेहरा है, एक लंबा तजुर्बा है और निगम की राजनीति से ही विधानसभा के पटल तक पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है जिसने निगम में एमआईसी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई हो, पार्षद रहते हुए जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, सड़क, बिजली, पानी, उसकी लड़ाई लड़ी हो। और मुख्य चीज है कि सीधे सरोकार भी रखते हैं जनता से, विधायक रहते भी जो लोकप्रियता है रमेश मेंदोला की, उसको कहीं भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि न केवल यहाँ पर चेहरे की तलाश चल रही है बल्कि एक पैमाना भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी तौर पर तय किया है। वो पैमाना ये भी है कि राजनीति में एक नई पीढ़ी को का पदार्पण भी हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पिछले दिनों कोविड काल के दौरान जो तमाम नगर अध्यक्ष प्रदेश भर के जिलों में बनाए, उनमें ज्यादातर युवाओं। बिल्कुल ठीक, और गौरव रणदीवे उस समय चौंकाने वाला नाम था। बिल्कुल ठीक, रणदीवे जी का नाम इंदौर में निकल कर आया। भोपाल की बात करें तो सुनील पचौरी एक ऐसा चौंकाने वाला नाम था जो कि विद्यार्थी परिषद से निकलकर सीधे भारतीय जनता पार्टी में आए। तो एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का डेस्टिनेशन भी इंदौर है, क्योंकि ये वही इंदौर है जिसने कृष्ण मुरारी मोघे जी को भी जो है महापौर के तौर पर देखा है, जहां उनका नाम किसी पैनल में नहीं था, संगठन मंत्री की भूमिका निभा चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद का चुनाव। मतलब चौंकाने में शेखर जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रही है। अगर बोला जाए बीते दिनों में तो कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि भी एक ऐसे नाम है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी स्वयं ने भी कि हम राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर चयनित हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे कोई चौंकाने वाले नाम भी बीजेपी ला सकती है इंदौर में? बरोबर है, भाजपा ने जिस तरीके से राज्यसभा के लिए कविता पाटीदार और एक पार्षद रही, महिला को 3 बार पार्षद है, महिला को सीधे राज्यसभा,
जो बड़े बड़े दिग्गजों को पार करके ऊपर ले जाने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि इंदौर में ऐसा ना हो कि किसी पार्षद को जो नगर निगम में काफ़ी अनुभवी हैं उसको भी पार्टी मेयर का टिकट दे सकती हैगी। देखिए इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता महेंद्र जी कि इंदौर में जो मेयर होता है वो शिवराज जी की जो पहली और आखिरी पसंद होता है वही होता है। अगर बीते निगम चुनाव की बात भी की जाए तो पहले दिन से डिक्लेयर था कि शिवराज जी की पहली पसंद पिछड़ा वर्ग, जैसे ही अनाउंस होता है वैसे ही मालिनी गौड़ जी पे मुहर लग गई थी। तो ये तो आप मानते हैं कि जो शिवराज को होगा पसंद वही होगा मेयर का प्रत्याशी? देखिए मैं ये 2018 के पहले अगर हम ये कथन कहते तो मुझे ये पूर्णतः सत्य साबित होता, लेकिन ये तस्वीर बदली हुई है। ये भाजपा भी बदल गई है। ये ना तो शिवराज भाजपा है ना ये महाराज भाजपा है, ये एक संगठन की भाजपा है। आप देखिए गौरव रणदीवे जैसे एक युवा को जब इंदौर नगर का दायित्व सौंपा जाता है तो पूरी भाजपा पीछे से एकजुट खड़ी नजर आती है। वी.डी. शर्मा जो कि विद्यार्थी परिषद का एक पुराना चेहरा थे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उसके बाद देखिए नई पीढ़ी का पदार्पण होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदौर में जो भी निर्णय होगा वो केवल और केवल शिवराज जी की पसंद होगी, ये कोई पैमाना नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की मोहर के बाद तय होगा। आगे जरा मैं थोड़ा सा नामों पर ले जाऊं, जिस तरह से आपने कहा तो रमेश मेंदोला एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि कहा जा सकता है कि दावेदार के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने तकरीबन 1 साल पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है विधायक संजय शुक्ला को और उन्होंने मैदान भी संभाल लिया है। नहीं ये भी है ना महेंद्र जी की संजय शुक्ला के सामने एक सशक्त चेहरे का होना भी लाजमी है, क्योंकि संजय शुक्ला अपने आप में बेहद सरल व्यक्तित्व रखते हैं अपना और सीधे सीधे सरोकार है, डोर टू डोर उनका कम्युनिकेशन है। लेकिन रमेश मेंदोला अगर सामने आते हैं तो मुझे नहीं लगता संजय शुक्ला की कोई हवा यहाँ पर जो है चलने वाली है, क्योंकि रमेश मेंदोला एक स्थापित राजनेता है और जहां तक मुझे जानकारी है यदि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण चेहरा उतारने का ये पैमाना यदि राजनीतिक दलों में तय हो जाता है तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पास जो ब्राह्मण चेहरा है उसकी कार्ड किसी और राजनीतिक दल के पास तो नहीं है। ठीक, लेकिन आप जिस रमेश मेंदोला दादा दयालु की आप बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं शेखर जी, कई बार सपने भी दिखा दिए जाते हैं, सेहरा भी बांध दिया जाता है, बारात भी तैयार हो जाती है। हमने कई बार देखा है, चाहे बात मंत्री पद की हो, जब सांसद चुनाव होने वाले थे तब भी जो शोर से दादा दयालु का नाम चलता है, तो जब घोषणा हुई तो दादा दयालु बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं इस बात से एग्री हूँ। इंदौर के मामले में अगर देखा जाए तो 4 बार से नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। चारों मेयरों की अपनी अपनी उपलब्धियां रही है और रमेश मेंदोला जी की अगर बात की जाए तो रमेश मेंदोला जी का नाम हर बार आता है। बिल्कुल ठीक, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा हो, मेयर का इलेक्शन हो रहा हो या सांसद का चेहरा चुनना हो, तो एक नाम तो इंदौर में फिक्स है, दादा दयालु। ये ऐसा नहीं, इंदौर की जनता के भी मुखारबिन से ये नाम हमेशा निकलता है कि दादा दयालु आता है उनका नाम, पर उनके नाम पे मोहर नहीं लग पाती, इसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। उसी आशंका अभी भी बनी हुई है, क्या रमेश मेंदोला को मेयर का दावेदार बताया जाएगा या नहीं जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार ये आरक्षण हुआ था सामान्य वर्ग का, बात करें शिवराज जी की पसंद की बात करें, शिवराज जी के सपनों का शहर है इंदौर, नो डाउट शिवराज जी इंदौर में वो चेहरा चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो। पिछले महापौर चुनाव की मैं अगर बात करूं तो मालिनी गौड़ शिवराज सिंह चौहान और नरेश सिंह तोमर की पहली पसंद थी और ये डे 1 को भी तय हो गया था कि मालिनी गौड़ ही उम्मीदवार होगी। हालांकि नाम काफ़ी लोगों के चले थे। इसी तरह जब ये वाला आरक्षण हुआ 2 साल पहले, तब सुदर्शन गुप्ता जी का नाम बहुत तेज़ी से ऊपर कर आया था, क्योंकि सुदर्शन जी की भी इन दोनों से बहुत अच्छी है, नरेंद्र सिंह जी से शिवराज नज़दीकी, और सुदर्शन जी बहुत एक्टिव भी हो गए थे। शायद संगठन का इशारा था, क्या था ये मुझे नहीं पता, बट नो डाउट वे हर कार्यक्रम में उन्हें तवज्जो भी दी जा रही थी। पर बीच में ये जो गैप आ गया, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लड़ाई चली और जो गैप आ गया, अब परिस्थितियाँ बदल गई है। अब जो है कि रमेश मेंदोला का नाम फिर से वास्तव में देखिए ना, आप जिन 2 सालों का जो कोविड काल रहा महेंद्र जी, जो सक्रियता संजय शुक्ला की रही, आप यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आकलन कर रहे हैं शेखर बागोरा, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्तित्व है संजय शुक्ला का उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ये कांग्रेस बीजेपी की ये लड़ाई नहीं रह जाएगी अगर सामने कैंडिडेट चूंकि संजय शुक्ला है। तो क्या सुदर्शन गुप्ता फिट बैठते हैं, वही सुदर्शन गुप्ता जो विधानसभा 1 से तकरीबन 8000 मतों से चुनाव है। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी का अनुभवी चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी यदि चाहे और पार्टी एकमत होकर फैसला ले तो और भी नामों की फहरिस्त है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का नाम शामिल है, पूर्व नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण लीमा का नाम शामिल है, और भी अगर हम नामों को फहरिस्त में जाएं तो कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिनमें दीपक जैन टीनू का नाम भी जो है बहुत तक जो है सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता का नाम जो है लगातार चर्चाओं में है। डॉक्टर निशांत खरे जिन्होंने कोविड काल में न केवल डॉक्टर बल्कि एक प्रशासनिक तौर पर मैनेजमेंट की भूमिका भी निभाई, उनका नाम चर्चाओं में है।
अगर हम बात करें तो लॉ सेक्टर से पुष्यमित्र भार्गव जी का नाम चर्चाओं में, तो ब्राह्मण की काट ब्राह्मण चेहरा ही होगा ये भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाने वाली पार्टी है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर सुनिए ना एक्सपेरिमेंट, लेकिन महेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट संजय शुक्ला के सामने करना सही नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि जो चेहरा है वो खासा सशक्त है। यहाँ भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं रह जाएगी, ये आमने सामने की लड़ाई दो व्यक्तित्वों के बीच में रहेगी। ऐसे में अगर रमेश मेंदोला नहीं तो ब्राह्मण चेहरा कौन हो? अच्छा, मेरा मानना है कि अगर रमेश मेंदोला को अगर मौका नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम आगे कर रही है, तो नगर निगम में अनुभव रखने वाले दिलीप शर्मा हैं जो 2 बार के MIC रहे हैं, आदर्श रोड बनाई है जिन्होंने, काम करने के माहिर है, निगम की अच्छी समझ भी रखते हैं। अजय सिंह नरूका है, चंदू सिंधे हैं, राजन राठौर है। अगर पिछड़े वर्ग पे जाते हैं तो मुन्नालाल यादव है जो 5 बार से पार्षद रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, बिल्कुल ठीक। परंतु बहन जी हम बात करें ना शुरू से कि चूंकि ब्राह्मण चेहरा है और अनारक्षित सीट भी है, पिछड़ा तो मान लीजिए जब भी आरक्षण का भविष्य में होता है तो फिर तो द्वार खुले हैं जीतू जिराती जी के लिए, वो चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। परंतु जहां बात सामान्य की है वहां तो सामान्य को ही आगे आना चाहिए। दिलीप शर्मा भी अच्छा चेहरा हो सकता है, अच्छा चेहरा हो सकता है, जिस पे विचार किया जा सकता है। नहीं, निगम के जो अनुभवी पार्षद हैं वाकई में बहरहाल ये तो बोला ही जा सकता है कि उन्हें अवसर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पार्टी का एक मान लीजिए मजबूत चेहरा भी है, कोई ऐसा दाग नहीं है, बेदाग छवि है, निगम की अच्छी समझ रखते हैं और 2 बार का अच्छा लगातार कार्यकाल भी है उनका। तो क्या लगता है महेंद्र जी कि किसी पार्षद को मेयर का, क्योंकि कैलाश जी भी मान लीजिए पार्षद ही थे और मेयर बने, तो शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि पार्टी देगी तो फिर इतना दे देगी, तो क्या आपको लगता है कि किसी पार्षद की किस्मत चमक सकती है इसमें? देखिए 2 तरीके से पॉलिटिक्स को जो है देखा जाना चाहिए। एक तो है कि जमीनी कार्यकर्ता को ऊपर लाने की प्रक्रिया, और एक होती है पैराशूट एंट्री। तो यहाँ पर पैराशूट एंट्री होगी इस बात पर अभी भी संशय है। ये भी हो सकता है, हमने कई पार्षदों को दिखाई दी, हमने सुदर्शन गुप्ता जी की जैसे शेखर जी ने नाम लिया, तो उन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बतौर पार्षद ही की थी, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बड़े बड़े नेता जैसे कैलाश जी की बात करें या ललित कोरवाल जैसे पुराने नाम है, ऐसे कई नाम है जिन्होंने पार्षदी से जो है अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे मेयर काउंसिल तक पहुंचे। तो मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, इस पर भी जो है हम कोई सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे कि ऐसा बहुत कम हुआ है। कि मधुकर वर्मा मुझे लगता है एक ऐसा उदाहरण थे जो कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से जब चुनाव हुआ तब वो जो है पार्षद रहते हुए मेयर बने, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ा और लगातार नया चेहरा, एक नया नेतृत्व देने की कोशिश नगर निगम को दी है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अजय सिंह नरूका, दिलीप शर्मा, चंदू शिंदे, राजेंद्र राठौर, मुन्नालाल यादव, संतोष सिंह गौर, ऐसे जो तमाम नाम हैं ये नगर निगम में गहरा अनुभव भी रखते हैं। लेकिन क्या पैमाना भारतीय जनता पार्टी ऐसा तय करती है? जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि संजय शुक्ला एक लगातार सक्रिय चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कमलनाथ के लाडले हैं, जो स्थायी वोटर हैं, जैसे मुस्लिम वोटर हम मान के चलते हैं कि वो कांग्रेस का ही बटन दबाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति आज भी एक माना जाता है कि उनका रुझान, उनका जो लगाव है कांग्रेस पार्टी की तरफ रहता है। ऐसे में अगर 4 लाख मतदाता जो ब्राह्मण है, अगर वो भी फ्लक्चुएट होके कांग्रेस की तरफ ना बोलते संजय शुक्ला की तरफ जाते हैं, तो फिर तो फाइट बहुत नेक टू नेक हो जाएगी। शेखर जी, नहीं, आपका जो कहना है वो आप चाह रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर चला था, आपका ऐसा मानना है कि अगर बीजेपी कोई ब्राह्मण चेहरा सामने नहीं करेगी तो वो जो 4 लाख वोटर है वो कहीं ना कहीं संजय शुक्ला की ओर डाइवर्ट होंगे। व्यक्ति को कम आंकने का रिजल्ट जो है वो विधानसभा चुनाव में भली भांति भुगता है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस सीट पर ताई इतने वोटों से चुनाव जीती, जहां मेयर इतने वोटों से चुनाव जीती, वहां विधानसभा चुनाव में विधायक 8000 मतों से चुनाव हार जाते हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली रिजल्ट है। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट है, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज बीजेपी में सबसे बड़ी लड़ाई टिकट लाने की है, चुनाव लड़ने की तो कोई लड़ाई बीजेपी में होती ही नहीं। सबसे सेफ सीट इंदौर की मानी जाती है, बट ये होता है कि चेहरे पे भी डिपेंड करता है कि कौन चेहरा फाइट में हैगा। इसी शहर में 24,000 वोटों से कृष्ण मुरारी मोघे चुनाव जीतते हैं और इसी शहर में मालिनी गौड़ 2.5 लाख वोटों से मेयर का चुनाव जीतती है, तो ये इतना बड़ा गैप भी तो आता है। उमाश्री शर्मा 22,000 वोटों से चुनाव जीतती है। परंतु ये भी तो आप नहीं झुठला सकते महेंद्र जी इस पॉइंट को भी कि ब्राह्मण अगर हम चलिए हटा भी देते हैं, परंतु नाराजगी भी साफ तौर पर झलकती है। चाहे वो गौरव रणदीवे की ताजपोशी करके जब उन्हें नगर अध्यक्ष बनाया गया तब भी सोशल मीडिया पर खूब विरोध हुआ। उमेश शर्मा जी ने सीधे सीधे आईडी अध्यक्ष के खिलाफ जो मोर्चा खोला, सुहास भगत जी पे जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और 2-3 दिनों के भीतर ही सुहास भगत का, भले चाहे कोई बोलता हो ना बोलता, पर हमें तो वो डिमोशन ही नजर आता है संघ में वापसी होना।
कैसे देखते हैं, नाम ऐसा हो कि विरोध ही ना हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि विरोध जैसी कोई बात ही नहीं है। देखिए कृष्ण मुरारी मोघे आउट ऑफ द बॉक्स नाम था, मालिनी गौड़ ऑलरेडी एमएलए थी, लेकिन चूंकि शिवराज जी की पसंद थी, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय और शिवराज जी का निर्णय एक मत से लिया जाता था, इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। असंतोष के बादल वहां भी मंडरा रहे थे, लेकिन बाहर जो है वो बादल बरसे नहीं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कई बार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब इंदौर में लोकसभा का प्रत्याशी, नहीं मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, इंदौर से जब सांसद शंकर लालवानी 6 लाख मतों से जीत कर आते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एक मत नजर आती है, जबकि अखबारों के पन्ने लगातार चुनाव के दरमियान ये कहते नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ताई और भाई में खींचतान बढ़ गई है और नए प्रत्याशी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन नतीजों ने बिल्कुल उलट तस्वीर यहाँ पर उकेर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि असंतोष, विरोध या बगावत, ये भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर रहने वाले शब्द हैं, इसलिए इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो पैमाने के आधार पर लेगी, संजय शुक्ला के चारों खाने चित करने के लिए लेगी और एक ऐसा चेहरा मैदान में उतारेगी वो तमाम पैमानों को फिट करने के बाद, जो कि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के रूप में दे पाए और नगर निगम को भी एक नया नेतृत्व मिल पाए। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि जो भी चेहरा होगा वो अपने आप में बेहद सशक्त होगा और सीधे सीधे लड़ाई लड़ने में माहिर होगा संजय शुक्ला के साथ। बिल्कुल मुझे लगता है जी। अगर पार्षदों की बात की जाए तो काफी सारे अभी से माना जा रहा है कि 50+ को टिकट नहीं दिया जाएगा, पति की पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा, बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ये केवल सुरसुरी हवाएं हैं या वास्तव में इस प्रकार के परिवर्तन की तरफ भारतीय जनता पार्टी वर्किंग कर रही है? ऐसा हर बार कहा जाता है, गाइडलाइन हर बार बनाई जाती है। नो डाउट कुछ समय से बीजेपी में बदलाव ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं। वो बात करें कि हम 50 से कम को लाएंगे तो सारे 50 से कम को नहीं लाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष लाने की बात करिए, अध्यक्ष लाए, कम उम्र के लोगों को शहर की बागडोर दी, गौरव रणदेव है उसका उदाहरण है। मंडल अध्यक्ष कम उम्र के बनाए गए, बट सारे दूर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं ऐसा कर दिया कि सब उम्र के सारे अध्यक्ष बना दिए गए। एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए जाते हैं और जब प्रयोग यहाँ सफल हो जाता है तो फिर वो पूरे प्रदेश में धीरे धीरे लागू। अच्छा, बीजेपी में ये भी चलता है कि उम्मीदवार वो होना चाहिए जो जीत जाए, फिर वो पैमाना सारा एक तरफ हो जाता है। किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो जीतने वाला होना चाहिए। उसके लिए ये नहीं होता है कि वो किसकी पत्नी है, वो किसके रिश्तेदार है, वो किस नेता से जुड़ा हुआ है। अच्छा महेंद्र सोनीवाल जी, कैसे देखते हो कि ताई अब विराम पर हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पर हैं, ऐसे में जो ताई खेमे के जो टिकट थे, जो ताई के माध्यम से निगम की गलियारों तक पहुंचते हैं, उनका क्या होगा? चूंकि अब सांसद हो चुके हैं शंकर लालवानी, तो मान लीजिए माना जाता है कि 4 से 5 सीट, 4 सीट 3 सीट कम से कम सांसद की होती है। ऐसे में सामान्य सीट है भी बहुत कम। पूरे अगर 85 वार्डों की बात की जाए, कई पार्षद ऐसे जिन्हें आप बेरोजगार मान लीजिए, चाहे बात आप टीनू जैन की करें तो सीट ही नहीं है, चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? बात अगर आप मनोज मिश्रा की करते हैं तो सीट ही नहीं है, संतोष गौड़ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, गोविंद राजपूत कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अश्विनी शुक्ला कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अपने आप में है व्यक्तित्व बहुत बड़ा, परंतु अपनी राह टटोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना कहाँ से। तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वार्डों का आरक्षण है इसने सियासी समीकरणों को भी बदला है। लेकिन अगर हम इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें तो यहाँ केवल ताई और भाई ही नहीं, बल्कि बाबा, भाभी, साहब, सभी का हमें सुनना है, दीदी से लेके बाबा तक की, दादा दयालु तक की सुनना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा वर्दस्त भारतीय जनता पार्टी में सबका है। यदि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बारी आई भी तो कई पुराने खिलाड़ियों को हो सकता है कि पवेलियन में बिठा दिया जाए, नए खिलाड़ियों को मैदान में उतार भी दिया जाए। बावजूद उसके अनुभव और युवा, ये दोनों फैक्टर्स का एक मिश्रण भारतीय जनता पार्टी तैयार करने में जुटी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई दिन इन दिनों नहीं जा रहा है जब से पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हुई है कि अंदरूनी बंद कमरे में बैठकें ना हो रही हों। ये तमाम बैठकें मंडल अध्यक्षों के साथ की जा रही हैं। मंडल अध्यक्ष जो डाटा, जो फीडबैक ग्राउंड का है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं और एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसके बाद प्रदेश आलाकमान इस रिपोर्ट के आधार पर कहां पर नए चेहरे उतारने हैं, इस फीडबैक को भी तय कर पाएगा और कहां पर अनुभव को ही तरजीह देनी है ये भी तय कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, बार बार एक पैरामीटर सेट करना है। तो ये पैमाना मुझे लगता है कि आने वाले 7 दिनों में तय होगा और 8वें दिन हमारे सामने महापौर का चेहरा भी होगा और युवा भी होंगे, अनुभवी भी होंगे, महिलाएं भी होंगी और एक अच्छा देश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा शेखर बागोरा जी। क्या तस्वीरें वैसी ही रहेंगी जस की तस जैसी 2015 में थी, या कोई चुनाव में ऐसा चौंकाने वाले निर्णय जनता की तरफ से सामने आएंगे? क्योंकि 2 साल जो कोविड के रहे वो वाकई में बहुत फेरबदल करने में कामयाब हुए हैं। जो प्रशासनिक खेमा जिस प्रकार से 2 साल से लगातार सक्रिय रहा, जनप्रतिनिधियों ने घर संभाल लिया,
क्योंकि चुनाव की कोई अते पते नहीं थे और पता नहीं था कि ये जो बीमारी है ये आई है तो जाएगी भी या नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो राजनीति के घर बैठने से प्रशासनिक हिम्मत जिस प्रकार से आगे सक्रिय हुआ, जनता में एक नाराजगी तो इस बात की। कांग्रेसियों की अगर मैं बात करूं तो 15 महीने की सरकार ये लोग देख चुके हैं। 15 महीने की सरकार इनकी मेहनत से जो आई थी, लोगों ने जो विश्वास इन पर जताया था, जो भाजपा के प्रति इंटर कन्वेंशन ही बनी थी और इनको सरकार दी गई, वो सरकार जो चली गई इनके लोगों की वजह से, जो भी वजह रही, वो 15 महीने की सरकार की जो इन्होंने खोई है उसका दर्द उन्हें है और वे कैसे भी चाहेंगे कि जो नगर की सरकार है वो वापस रिपेयर हो। संजय शुक्ला के लड़ने से काफी कांग्रेस के उम्मीदवारों में जोश है कि उन्हें चुनाव लड़ना सब तरह से घोषणा कर देते हैं भैया कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए पार्षद और संजय शुक्ला जैसा बड़ा ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है महेंद्र जी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से। देखिए, जब पुराने अगर महापौर चुनावों को हम देखें तो महापौर का चेहरा कौन होगा, वो कितना आर्थिक रूप से सक्षम होगा, ये कांग्रेस पार्टी में देखा जाता था कि क्या ये 85 वार्डों में पार्षदों की मदद कर पाएगा। तो संजय शुक्ला यहाँ तो नंबर 1 है। दूसरी रही बात कोरोना काल में उनकी सक्रियता की, तो वहाँ पर उन्होंने मैदान में रहकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाकर ये तो साबित कर दिया कि वो जनता के मसीहा बनने में कहीं पीछे नहीं है। तीसरा फैक्टर, उन्होंने कांग्रेसियों में जोश तो भर दिया है। भले ही कैंडिडेट को पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन उसे इतना पता है कि उसकी पार्टी पीछे खड़ी है। यानी कि महापौर का कैंडिडेट या महापौर का जो चेहरा है संजय शुक्ला, वो एक आर्थिक रूप से संबल चेहरा है, मजबूत चेहरा है। वो चेहरे की जो है फायदा यहाँ पर बेनिफिट इस बुरे कांग्रेस के इस दौर में की बात फिर यही आ जाती है ना कि यहाँ एक केवल पर्टिकुलर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ विनय पालीवाल भी है जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी जैसे विधायक भी हैं, सज्जय सिंह वर्मा को भी हम मान लीजिए मानते तो इंदौर का ही है, पर बार घूम फिर के सिर्फ संजय शुक्ला की मतलब लड़ाई एक ही व्यक्ति को लड़नी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं, समस्या ये है कि कांग्रेस में जोखिम उठाने के लिए संजय शुक्ला तैयार हुए हैं और ये वो समय है। संजय शुक्ला अपने को साबित करने जा रहे हैं। संजय शुक्ला चुनाव जीतेंगे हारेंगे अलग विषय हैगा, पर उनके पास खोने के लिए इतना कुछ नहीं रहेगा। ऑलरेडी विधायक हैं, लोगों के बीच काम किया है उन्होंने, और संजय शुक्ला का नाम आने के बाद नो डाउट कांग्रेस के जो लोग इस बुरी स्थिति समय में जो कांग्रेस की जिस तरीके से जनाधार कम हो रहा है, संजय शुक्ला से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कांग्रेसियों में जोश भर पाए। पर जिस प्रकार से बताया कि होमवर्क हो रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही चुनाव लड़ाना है, चाहे उम्र कुछ भी हो, ना उम्र की सीमा है ना किसी प्रकार का बंधन है, जैसा कि महेंद्र जी ने बोला। तो क्या ऐसी कोई होमवर्क, ऐसी कोई स्टडी कांग्रेस के खेमे में भी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चयन होकर के पार्षद के रूप में निगम के गलियारों में पहुंचे, ताकि कैसे भी सशक्त हो कांग्रेस इंदौर शहर में? ये वाला चुनाव अगर मैं कहूँ तो पिछला जो चुनाव मालिनी गौड़ वर्सेस अर्चना जायसवाल हुआ था उससे काफी अलग है। संजय शुक्ला एक अच्छा नाम है, पहले से डिक्लेयर नाम है। संजय शुक्ला के सामने बीजेपी जो भी नाम लाएगी, है ना, इतना एक तरफा नहीं होगा जैसा पहले माना जा रहा था। कांग्रेस मैदान में दिखेगी पूरे चुनाव में, और संजय शुक्ला के लड़ने से दूसरे जो कांग्रेस के नेता लोग हैं वो भी पार्षद के जो कैंडिडेट खड़े करेंगे उनको एक मजबूती से अच्छा वो देंगे। 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस के जो जिन लोगों को विधानसभा लड़ना है वे पूरी ताकत लगाएंगे कि उनके पार्षद आए। महेंद्र जी, आप एसी रूम के अलावा बाहर निकल के सड़कों पर भी खूब रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक गलियारों से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। क्या लगता है कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? जो कोविड का काल रहा, जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जो रेमडेसिविर के लिए नेताओं ने फोन नहीं उठाया, जो सरकारी राशन की दलालियां हुई, क्या लगता है इसका खामियाजा नगर निगम चुनाव में? क्योंकि जनता जो होती है वो बोलती नहीं है, और इसका रिजल्ट हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि जनता ने बोला नहीं था परंतु करके दिखाया था कि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा वोटिंग नोटा में दबाए गए। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि लोकल चुनाव है तो जनता बोलने का एक ही उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि हम चुनाव में देख लेंगे, तो क्या कोई ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है नगर निगम चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है प्रियंका जी कि जितना अपना तजुर्बा है, मुझे उसके मुताबिक एक चीज़ ये तो महसूस होती है कि इंदौर में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। अगर हम देखें तो इंदौर का जिला प्रशासन, इंदौर का नगर निगम प्रशासन या यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं वो बड़े दक्ष हैं। जहाँ राजनेता कम पड़ जाते हैं वहाँ पर शिवराज जी के अफसर वो जो खाली स्थानों से भर लेते हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया वो इस हद तक सक्रिय हैं, गांव-गांव, चौपाल-चौपाल, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला कि शहर की तासीर को भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं। ये 3 साल आम जनता में देखिए नगर निगम को कैसे चलाना है, घूमते हुए नजर आते हैं। देखिए नगर निगम को कैसे चलाना है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जब विकेट खाली था तो बल्लेबाज जब
घर में था तब जी। बल्लेबाजी करते एक प्रशासनिक अफसर नजर बिल्कुल आए। ठीक। जब माहौल नियंत्रित हुआ तो बल्लेबाजी करने राजनेता नेता आ आ गए, गए। तो बिल्कुल। शिवराज जी को यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ना कह लें, तो क्रिकेट में जैसे बैट्समैन को दिया जाता जी। है कि जब अंपायर एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होता है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देता है। तो वही मुझे लगता है इस बार बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है इसलिए कर रही बिल्कुल है, ठीक। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो बीजेपी के पास है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का कुल मिलाकर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो ढांचा है कहीं ना कहीं वो तमाम डैमेज को कंट्रोल करने में माहिर है और किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे बात पार्षदों की जाए या मेयर के प्रत्याशी की बात की जाए, चेहरा चाहे कोई भी हो, सभी को मिलकर के मेहनत करना है। शहर में 3 साल से जनप्रतिनिधि नहीं नगर निगम में, पर नगर निगम अपनी रफ्तार से काम कर रहा है और चल रहा जी। है, तमगे भी ला रहा है सफाई में, जी। है ना, जनप्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद। जी। मतलब ये प्रशासनिक अमले की मजबूती है तो कि आप शहर को। मानते हैं कि मेयर हो चाहे ना हो, निगम का नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी। क्या होता है कि ये नगर निगम के चुनाव, पार्षद के चुनाव, गली मोहल्ले के चुनाव है। जी। गली मोहल्ले के लोगों को जिनको समस्या है, तकलीफ है स्ट्रीट लाइट की, सीवरेज की, पानी की, उसके लिए वो नगर निगम नहीं आएगा वहाँ, वो अपने पार्षद के पास ही जाएगा। वो उनकी समस्या उनकी आसानी से हो जाए, इसलिए पार्षद की ज़रूरत होती है। और पार्षद ऐसा होता है जो उनका डेली लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, उसके बाद आसानी से जा सकता है वो। क्या लगता है आपकी नज़र से कब तक मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी भारतीय जनता? प्रियंका जी, मुझे लगता है कि अगर 2 तारीख ऐसा माना जा रहा है कि संभावित है कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, यदि 2 तारीख को होती है तो मुझे लगता है मुश्किल से 6 या 7 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी रणनीति तो यही है कि मेयर का चेहरा और 85 चेहरे ये एक साथ जो है जनता के बीच भेजे जाएं, ताकि एक मत से एकजुटता, एकता का संदेश जो भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है वो उसको जो है अमल में लाएगी। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा टिकट चयन में चिंता की जरूरत है, क्योंकि विनय बाकलीवाल जी अलग तरीके से टिकट का पैमाना तय कर रहे हैं, संजय शुक्ला जी का अलग पैमाना है, बाकी विधायकों की जो है जैसे विशाल पटेल या जीतू पटवारी जी की जो भूमिका है वो बड़ी अलग है। तो थोड़ा सा यहाँ टेढ़ी कीड़ कांग्रेस के लिए है, लेकिन यदि कांग्रेस ने एकजुटता दिलाई तो ये जो चुनाव है बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। और कहा जा सकता है जैसे क्रिकेट में अंतिम ओवरों में जाकर मैच पलट जाता है, तो इंदौर की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। तो अंतिम ओवरों में यदि मैच को पलटना है तो कांग्रेस को अभी से मैदान में जुटना पड़ेगा। क्या लगता है संजय शुक्ला पूरा चुनाव पकड़ के रखेंगे, अंतिम छोर तक जाने नहीं देंगे? मतलब संजय शुक्ला तो पहले दिन से लगे हैं और लगे रहेंगे। संजय शुक्ला की इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है संजय शुक्ला के पास। सबसे बड़ी बात है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं होने है। की कुछ नहीं, संजय विधायक शुक्ला जाएगी नहीं, कहीं विधायक जाएगी बने नहीं। रहेंगे। मेयर वो विधायक बने हुए हैं, उसमें कोई 2 मत है नहीं। 1.5 साल बाद उनको विधायक वापस लड़ना है, उस टिकट पे उनको कोई आँच आनी नहीं है। तो मेयर उनके लिए क्यों भी नतीजे दे उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के लिए वो कुर्बानी देने के लिए खड़े हो गए, वो कुर्बानी देते हैं या वो जीतते हैं या हारते हैं। परंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप दोनों से ही बारी बारी से पूछना चाहूंगी कि जब रमेश मेंदोला या टीम 2 नंबर को साइडलाइन किया गया है तब उसका परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देखा है सभी ने। अगर इस बार भी रमेश मेंदोला को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी किसी तीसरे चेहरे पर जाती है तो क्या परिणाम होगा? मुझे ऐसा लगता है कि रमेश मेंदोला जी को भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य से तो कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका समर्पण है, या कहा जाए कि जो उनकी एक आस्था के साथ राजनीति करने की शैली है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत हद तक मेल खाती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को भलीभांति समझती भी है। और जब उपचुनाव की बारी आई तो हमने देखा कि सांवेर उपचुनाव हो, जोबट में उपचुनाव हो, वहाँ का प्रभारी बनाकर उन्हें भेजा और वो जीत का कमल खिलाकर इंदौर ले आते हैं या सदन में पहुँचाते हैं। तो उनका तो पॉलिटिकल एक कहा जा सकता है ये पावर है कि जहाँ जाएंगे वहाँ जीत का कमल खिलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक विश्वस्त चेहरा है तो वो विधायक रमेश मेंदोला का है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल प्रयोग में जाती है, राजनीतिक कोई प्रयोग की तरफ जाती है, तो जरूर वो फिर यहाँ पर प्रभारी की भूमिका में पर रमेश उसका नुकसान मेंदोला भी तो मयंक जी भुगतना पड़ता है ना। जब ताई चुनाव लड़ी थी तब जी, उनकी जी। नाराजगी जो रमेश मेंदोला की थी, और अब आप रमेश मेंदोला ही मत जोड़िए, आप तो आप जी, विधानसभा 3 भी जोड़ करके रखिए, आप विधानसभा 2 के साथ विधानसभा 3 भी लीजिए, कैसे नहीं, बरोबर है आपका कहना, पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी या वो चीज़ें नहीं चलती है। सब सामंजस्य हो जाता है टिकट होने के बाद में। ये संगठन का यहाँ पे जो ढांचा है वो बड़ा मजबूत है। टिकट रमेश मेंदोला जी को देते हैं तो वेल एंड गुड है, उनसे अच्छा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा और मजबूत चेहरा इंदौर में कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर उनको नहीं देते हैं, इसलिए मान रही हूँ कि जहाँ एक तरफ संजय शुक्ला की अयोध्या की यात्रा, मथुरा वृंदावन की यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी ओर रमेश मेंदोला जी के कभी प्रदीप मिश्रा जी आते हैं तो शिव महापुराण करते हैं, बागेश्वर धाम जी भी अभी आए। मतलब कहीं ना कहीं आस्था के रास्ते पर दोनों हैं और ये भी जानते हैं कि यही एक माध्यम है जब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा संख्या में लोगों को न केवल इकट्ठा किया जा सकता हो बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ा भी जा सकता हो। क्या महेंद्र जी हरी झंडी है रमेश मेंदोला को ऊपर में
देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, क्योंकि ये जो नगर निगम का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त है कि इंदौर की नगर निगम बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर मैदान छोड़ने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कदम फूंक कर रखेगी। चेहरे तमाम हैं, एक अनार कई बीमार की कहावत है, लेकिन उन चेहरों में से वो कौन सा चेहरा है जो कि कमल का फूल खिलाएगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। और इंदौर का जब जब फैसला हुआ है, तो आप देखिएगा कभी भी स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ है। ये फैसला पहले राजधानी भोपाल से हुआ है, और जब राजधानी भोपाल में भी असमंजस बना है, तो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि दिल्ली तक बात गई है। तो इंदौर की बात कहीं दिल्ली तक ना चली जाए, इसका डर भी भाई बीजेपी को है, और देखना होगा कि क्या कमल का फूल कौन से चेहरे के साथ निकलता है। चलिए, खैर वास्तव में ये बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इस बार ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, इस बार व्यक्तित्व की लड़ाई है। सामने संजय शुक्ला है, आखिरकार कौन सा एक्सपेरिमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, किस व्यक्तित्व के साथ चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, क्या फैसला सुनाती है 18 लाख मतदाताओं वाला इंदौर शहर, जानने के लिए देखिए हमारे साथ रेड 9 टीवी और मुझे दीजिए इजाजत।